ट्रिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हर घर, हर शहर और हर गांव से जुड़ा हुआ है। और ये है भारत की रोजगार की संकट। एक छोटी सी मुलाकात हुई थी कल फूड डिलीवरी ऐप बॉय से, और उनसे बातचीत करते वक्त मैंने ये पूछा कि काम कैसा चल रहा है। तो बोलते हैं, सर काम है, नौकरी नहीं है मेरे पास। तो इससे मुझे कुछ समझ में आया कि हमारे देश में परिस्थिति नौकरी की बहुत ज्यादा खराब है। और हम इसी बात में आज चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी बस उस फूड डिलीवरी बॉय की नहीं थी। इस देश में, भारत में 80% से ज्यादा अधिक मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं, और युवाओं में बेरोजगारी का दर बढ़ से बढ़ता जा रहा है। स्किल इंडिया, पीवीकेएमवाई जैसे कार्यक्रमों से करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन उसमें नौकरियां कितने लोगों को मिली है ये हमें पता नहीं। एमएसएमई सेक्टर जो एक बार रीढ़ की हड्डी हुआ करता था इस देश की, आज उसे बोझ में पाया गया है। महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है, उनका श्रम बल घटता जा रहा है। और यही नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारी कठिनाइयां पाई जा रही है। वहां के स्थानिकों को काम नहीं मिल रहा है और वो पलायन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब कामगार है, मजदूर है, लोग शिक्षित है, और हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की मांगे की जाती है, तो सरकार कहाँ विफल हो रही है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। और इसी पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो आर्थिक विशेषज्ञ है, जो भारत के रोजगार के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, समझा है, और मूलभूत कारणों को उन्होंने जड़ से समझने की कोशिश की। हमारे साथ है प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा सर, जो भारत के विकास अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। मैं आपका नमस्ते करता हूं सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं द ट्रिस्ट चैनल पे। उन्होंने नीति आयोग और योजना आयोग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में सलाहकार के रूप में काम किया है, और उनका जो कार्य है वो मानव विकास, रोजगार और सामाजिक नीति पर रहा है। उसी के साथ हमारे दूसरे पैनलिस्ट है डॉक्टर जजती परिदा सर, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। वे विकास और श्रम क्षेत्र के इसमें प्रमुख शोधकर्ता है, और उनका ग्रामीण श्रम बाजार के ऊपर अध्ययन भी बहुत ज्यादा है। तो ये दो विशेषज्ञ हमें आज जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की जर्नी और जो हमारे जॉब क्राइसिस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करने में मदद करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न सर आप दोनों से यही है कि जब मैं भारत के को देखता हूं एक नक्शे पर और उसे समझना चाहता हूं, तो भारत में नौकरियों की स्थिति कैसी है? क्या हमारे शहरी नौकरियां ज्यादा है? क्या हमारी ग्रामीण नौकरियां ज्यादा है? कैसे इसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं? और ये एक प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि जो हमारी सरकार दावा करती है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, और अर्थव्यवस्था में की वजह से वेतन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, ऐसा दावा करती है। तो क्या सरकार की नीतियों में कुछ उन्होंने बदलाव किया है, या फिर हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी नौकरियों के साथ वही कुछ प्रॉब्लमैटिक है? तो ये सवाल मैं दोनों को पूछना चाहता हूँ। अगर संतोष सर चाहे तो पहले जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद आशीष। मैं संक्षेप में जवाब देता हूँ और फिर प्रोफेसर परीदा उस पे और विस्तार से बात करेंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक मिल करके काम करते हैं, बहुत सालों से मिल करके काम कर रहे हैं। और हाल ही में एक किताब हम लोगों ने खत्म करी है। वो है तो अभी अंग्रेजी में, मगर उसका हिंदी में अनुवाद होगा। उसका हिंदी अंग्रेजी नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया आउट ऑफ वर्क। खैर वो जब छपेगी तो आप फिर और बता पाइएगा। मगर आपके सवाल पे आते हैं, तो आपने बहुत से मुद्दे उठा दिए एक साथ, तो इसीलिए मैं संक्षेप में पहले आपको जवाब देता हूँ। देखिए, पहला मुद्दा ये है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या काफी बढ़ चुकी है और बढ़ रही है आज भी। और उनकी संख्या जो रोजगार ढूंढते हैं सालाना, एक साल में आज की तारीख में हमारा अनुमान ये है कि वो लगभग 1 से 1.25 करोड़ के बीच में रोजगार ढूंढ रहे हैं। अच्छा। अच्छा जी। और रोजगार केवल 60 लाख के करीब दिया जा पा रहा है। मैं किसको रोजगार मानता हूं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हम दोनों का इस एक एक ही विचार है इस बारे में
क्योंकि आपने भी इस पे चर्चा करी, वो ये साफ करना शुरू में बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हमारे देश के युवा पढ़ते लिखते जा रहे हैं और अधिक से अधिक पढ़ लिख रहे हैं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें भी उसी प्रकार बढ़ रही हैं कि वो गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उनको मिलना चाहिए। पहली बात, गैर कृषि क्षेत्र। दूसरी बात कि उनको पूर्णकालिक रोजगार मिलना चाहिए, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। यानी कि रोजाना 8 घंटे की नौकरी, यानी कि अगर वीकेंड की छुट्टी में को हटा दें तो महीने में 22 दिन तो काम उनको उनके पास होना चाहिए। तो और महीने के अंत में एक एक वेतन मिलना चाहिए, तो उसे रेगुलर नौकरी कहा जाता है। ठीक है, मैं परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस समय केवल रेगुलर की बात रेगुलर कर रहा नौकरी। हूँ। हाँ सर। क्योंकि दो और प्रकार के के भी रोजगार होते हैं, इसलिए ये इस सब चीजों को शुरू में ही परिभाषित कर देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक और जो वेतन पे रोजगार होता है वो दिहाड़ी मजदूर का होता सही बात। है ना। तो ये हाँ। अब पढ़े लिखे लोग दिहाड़ी मजदूरी तो करना नहीं चाहेंगे। नहीं। दूसरी बात, उनकी चाह ये है कि वो खेती नहीं करना चाहेंगे, वो गैर कृषि क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, और वो अधिकतर उनकी उम्मीद ये होती है कि एक ऑफिस में रोजगार हो या एक फैक्ट्री में रोजगार हो, तभी वो एक रेगुलर रोजगार होने की संभावना है। और आखिरी बात, उनकी उम्मीद ये होती है, इस बात, ये इन बातों को परिभाषित करने के बाद मैं आपके मुद्दे पर सवाल पे आ जाता हूँ। हम्म। बहुत बहुत संक्षेप में उसका जवाब दूंगा, फिर प्रोफेसर परीदा उस पर और आगे बात करेंगे। देखिए, तीसरी बात ये हो जाती है कि उनका वांछित रोजगार, जो जिस प्रकार का रोजगार वो करना चाहते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूर्णकालिक तो हो ही, मगर उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा हो। हम्म। तो मतलब वो संगठित क्षेत्र में हो, ना कि असंगठित क्षेत्र में हो। तो मोटी हम्म। बात, तीसरी बात। अब यही बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। तो सरकार जब एक दावा करती है तो वो दावा एक तरीके से सही है कि गैर कृषि क्षेत्र में कुछ रोजगार पैदा हो रहा है, मगर जैसे मैंने शुरू में ही कहा, वो केवल 60 लाख प्रति वर्ष हो रहा है हम्म। गैर कृषि क्षेत्र में। और मगर वो सारा पूर्णकालिक नहीं है, वो सारा रेगुलर नहीं है, बल्कि रेगुलर जो महीने के अंत में तनख्वाह जिसको मिलती है, वेतन मिलता है, वो तो केवल उसका एक चौथाई है। सही बात है। और 90% लोग ऐसे हैं जो जिनके पास सामाजिक सुरक्षा उनको नहीं मिलती है। तो आप सोचिए कि तीन तीन को जो तीनों हमारे वो है परिभाषा करने वाले रोजगार का, या की परिभाषा करने वाले, वो तीनों ही मामलों में कमियां हैं। और आखिरी बात ये कहकर के मैं बस अपनी बात खत्म करता हूँ। प्रोफेसर फरीदा बात बताएंगे और आगे बताएंगे कि वेतन दर भी नहीं बढ़ रही है, जो वेतन दर पहले बढ़ा करती थी 2004 और 14 के दिन, क्योंकि क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं हो रहा है। हाँ जी। जी, आशीष आप। बहुत अच्छा सर आपने बताया। ये जो आपने मुझे एक बात बताई कि एक भी 21 वर्ष का एक लड़का और लड़की हमारे तरुण भारत में कैसे सोच रहा होगा कि उन्हें किस किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए, किस प्रकार के उनके सपने हैं। और इसी से मैं सर से भी पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके बारे में, जयति सर। हाँ, धन्यवाद आशीष जी। मैं संतोष सर के साथ संपूर्ण सहमत हूँ ऑन स्टैटिस्टिक्स, जो ऑन जॉब्स। बट एक और जो चीज को मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा, जो है कि हम सब चाहते हैं, सारे युवा चाहते हैं हमें सरकारी नौकरी मिले, हमें संगठित क्षेत्र में जॉब नौकरी मिले। बट व्हेन इट कम्स टू आवर कैपेबिलिटी, हमारा योग्यता,
तो ज्यादातर जो युवा हैं वो दे आर नॉट कैपेबल, उनका वो योग्यता ही नहीं है कि ये सरकारी नौकरी पाए, संगठित क्षेत्र में वो फॉर्मल जॉब्स उनको मिले। तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि अगर हमारा सारा युवाओं का एजुकेशन का लेवल हम देखें तो हमें कुछ 40% युवा ऐसे मिलेंगे जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन है, इधर वो अशिक्षित है या मैट्रिक के नीचे है, बिलो मैट्रिक क्वालिफिकेशन उनका है। सो उनसे ये सरकारी नौकरी और संगठित क्षेत्र में नौकरी का उम्मीद तो हम रखेंगे ही नहीं। अनदर 30%, बाकी 30% ऐसे युवा हैं जो मैट्रिक तो पास कर लिए हैं बट वो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उनका वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है, बस मैट्रिक पास है। बट ये जो दोनों को मिला के तकरीबन 70% ऐसे युवा हैं जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अप टू मैट्रिकुलेशन, और ज्यादा से ज्यादा 11th 12th है, 12th पास भी नहीं है। देन व्हेन इट कम्स टू वोकेशनल एजुकेशन, हमारा टेक्निकल एजुकेशन, तो बोथ मिला के, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन मिला के तकरीबन 7 से 8% युवा जो हैं उनका टेक्निकल और वोकेशनल क्वालिफिकेशन है। दोज हु आर केपेबल ऑफ गेटिंग ए जॉब इन फॉर्मल सेक्टर, इन प्राइवेट और सरकारी में भी नौकरी कर सकते हैं, बट उसमें भी उनका कैसे पास किए हैं, उनका कैपेबिलिटी क्या है, कंपटीशंस है जॉब मार्केट में, तो वो जॉब मार्केट कंपटीशन में कितना खड़े उतरेंगे, तो ये सब चीजें उसके ऊपर होता है। तो सप्लाई साइड में हमारे देश में एक सीवियर क्राइसिस है, नॉट टुडे, it is a long run crisis, it has been there for decades and it has still been continuing. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं टू ट्रेन, युवाओं को ट्रेन करेंगे, बट ये सब मायोपिक होता है। दे वर वेरी शॉर्ट साइटेडनेस में बोलूंगा कि इनका जो दृष्टि इतना लंबी नहीं होती है, बहुत और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होती है, 3 साल में 5 साल में इनको ट्रेन कर देंगे। पर उनके पीछे का जो लॉजिक है कि उनको क्यों ट्रेन करना होता है, ये सिर्फ ट्रेन कर देने से उनको नौकरी मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। जो देश में जो इनको नौकरी देने वाले लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, तो वो कैसे बनेंगे, और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, अपना बिजनेस अपना करने के लिए हम उनको ट्रेन करते हैं, तो उनका बिजनेस का खरीदार कौन होगा, उनके जो चीजें वो बेचने जाएंगे उसका डिमांड कौन करने वाला है। तो उस चीज में हम बहुत कम ध्यान देते हैं। बड़ी दुख की बात है कि many of the state governments, particularly northern and middle जो central states हैं, except only a few like Kerala, Tamil Nadu, so Karnataka, a few states, southern states, other states में इस चीज की अभी तक हमें ये समझ ही नहीं है कि इनको हम ट्रेन तो कर देंगे बट ये जो बिजनेस करेंगे उनका खरीदार कौन करेगा, इनका जो चीजें का डिमांड कैसे बढ़ना है, उस चीज में हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है। ये रूट कॉज है ऑन डिमांड साइड, ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सप्लाई साइड से। सप्लाई साइड से हमारा एजुकेशन सिस्टम की इश्यूज है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बट वी डू नॉट हैव एनी सच मेजर्स टू करेक्ट दिस फॉर द लॉन्ग रन गेन। आगे का आपका सवाल का जवाब देंगे, फिलहाल मैं इतना बोलना चाहूंगा। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा अपने डिटेल में आपने बताया कि कैसे अलग अलग पैटर्न्स है हमारी हमारी इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट को और रोजगार को इम्पैक्ट करती है। जैसे जगती सर ने बताया कि स्किलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और स्किलिंग के ऊपर और हमारे प्रधानमंत्री ने एक रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि पीएम इंटर्नशिप करके कुछ वो नए एक स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसे इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, एक बहुत नया वर्ड सर बहुत ज्यादा फैशन में चलता है कि इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल थिंकिंग,
पर एक्चुअली में वाटर उसका एक इम्पैक्ट क्या होता है, इसके होल इकोसिस्टम अगर हम देखा जाए तो एनएसडीसी काउंसिल उन्होंने बनाया था फॉर स्किलिंग के लिए। पर मैंने खुद समझने की कोशिश की थी कि क्या वोकेशनल एजुकेशन, क्या कोई भी टाइप की स्किलिंग इस देश में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को बढ़ा सकती है, या क्या और एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो 2014 से हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है। जैसे हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने बहुत बूम कर लिया। तो इवन दो हम ये एक बहुत बड़ा एक पैटर्न मिस कर रहे हैं हमारी फैक्ट्रीज में, जो एक स्किलिंग का फैक्टर है। सर मेरी खुद की एक फैक्ट्री है, हमारी खुद की एक फैक्ट्री है। वहां पे मुझे हर बार यही सुनने मिलता है कि हमारे यहाँ पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। पर मैं जब डेटा देखता हूँ तो डेटा तो बहुत सारा है। तो फॉल्ट लाइंस कहाँ है सर? तो अगर संतोष सर बताना चाहे तो बहुत सही होगा, फिर जल्दी सर आप भी कंटिन्यू कर सकते जी जी। तो संक्षेप में आपके सवाल का जवाब ऐसे होगा, दो तीन बातें कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए आशीष, बात ये है, आपने जो मुद्दे उठाए, एक मुद्दा आपने उठाया कि सरकारी नौकरी की ललक, हैं। सरकारी नौकरी की चाह, वो हमें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मोटी बात, पहली चीज आपके श्रोताओं को समझना ये जरूरी है कि अगर 100 नौकरियां हैं या 100 काम है पूरी हमारी अर्थव्यवस्था में, तो उसमें से आधा काम तो सिर्फ आधा ही काम, 50 या 55 के करीब ही रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि गैर कृषि क्षेत्र में ही लोग रोजगार ढूंढते हैं, तो पहली बात तो ये समझिए। हाँ। फिर ये समझना जरूरी है कि गैर कृषि क्षेत्र में भी केवल 5% ऐसा रोजगार है जो संगठित क्षेत्र में है या सरकारी है, सॉरी सरकारी है। और हम्म। 5% और अगर उसमें और जोड़ लीजिए तो वो निजी निजी क्षेत्र में संगठित में है। ओके। तो कुल मिलाकर के सरकारी और निजी संगठित क्षेत्र वाला काम केवल 10% है और बाकी सारा असंगठित में है। हम्म। तो अब बात यह है कि जैसे प्रोफेसर परिदा कह रहे थे कि अगर आप बहुत स्वयं पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको वो संगठित क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलेगी। पहली दिक्कत ये। तो खैर, तो आपको देखना ये कि क्या आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की, और अगर वो शिक्षा में आपकी रुचि नहीं है या आपके पास उतना वित्तीय मादा नहीं है कि आप ऐसे परिवार से आते हैं कि आपको रोजगार आज चाहिए, आप आगे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, तो तो फिर आपको प्रशिक्षण लेना होगा। स्किल्स की वाली बात आ जाती है। तो स्किल्स की बात तो प्रोफेसर परिदा ने कर ली। अब मैं उस बात पे लौटता हूँ कि देखिए ये बड़ा वक्त जाया करते हैं ऐसे ऐसे छात्र और युवतियां जो उच्च शिक्षा प्राप्त तो कर ली और फिर चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इम्तहान की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सारे इम्तहानों को वो दे मारते हैं, उसका इंतजार करते रहते हैं, एक एक करके एक इम्तहान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आप कामयाब नहीं हुए तो फिर दोबारा और अगले साल, और फिर ये चलता रहता है पूरा सिलसिला। अब बात यह है कि सरकारी नौकरियों की कमी बहुत है, बहुत बहुत कम नौकरियां बहुत काम है। निकलती हैं और उसमें पूरे भी सर देश भर प्रॉब्लम में, आता चाहे है। वो केंद्र सरकार हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे राज्य सरकारें हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, जो हम्म। भी हो, कुल नौकरियां जितनी भी हैं उसका केवल 5% वो ऐसा है। हम्म। तो जाहिर है कि या फिर आप बहुत उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त करके और उसकी ऐसी भयंकर तैयारी करके आप पास हो सकते हैं और फिर इंटरव्यू के में भी कामयाब हो सकते हैं, मगर
असलियत यह है कि जो 100 लोग ऐसी इम्तिहान की तैयारी करेंगे उनमें से 95% को वो नौकरी नहीं मिलेगी। सही बात है। कुछ और उससे कम की नौकरी उनको हम्म। लेनी पड़ेगी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका असर ये होता है कि आप 2 3 4 साल इस तरीके की पढ़ाई करने के बाद आप इम्तिहान देते रहते हो, आपका वक्त जाया होता रहता है। हम्म। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है आशीष, जब सरकार अपनी नीतियों से ऐसी गलतियां इस सरकार ने पिछले 8 10 साल में करी है, जिससे रोजगार में वृद्धि और विकास दर में वृद्धि कम हुई। हम्म। पहले जो विकास दर थी उसमें कमी आई है, इसी वजह से रोजगार दर में कमी है। हम्म। मैं निजी क्षेत्र के रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं हम्म। सरकारी वाली बात नहीं कर रहा। भाई सरकार को के पास जब पैसा होगा, अच्छा पैसा टैक्स के द्वारा आ रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे इस आधार पे तो रोजगार नहीं दोगे ना सरकार में कि हम चलो आम जनता से ही ऋण ले लेते हैं, बैंकों से ऋण ले लेते हैं और हम रोजगार देंगे। ऐसा तो होता नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं या होता। फिर आप अपना अपना कर कर शक्ति बढ़ाइए, यानी कि हम्म। टैक्सेशन बढ़ाइए, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस से। हम्म। अब सरकार वो भी नहीं कर पाती, वो तो बल्कि टैक्स घटाने पे उतारू हैगी। आपने देखा पिछले कुछ सालों में सही कॉर्पोरेट बात। इनकम टैक्स घटा हाँ। दिया, अभी हाल में पर्सनल इनकम टैक्स भी घटाया, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में बेचारा युवा क्या करे? अब देखिए, तो डॉक्टर परिदा सही कह रहे थे कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बिना वजह, मैं युवाओं को संबोधित कर रहा हूं इस समय, आपको बिना वजह, बिना सोचे समझे हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिलने वाला सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास एक बीए की डिग्री है या एमए की डिग्री है। क्योंकि लोग इम्तिहान पे इम्तिहान देते जाते हैं, उनको नहीं मिलता है, फिर वो कुछ कम पे आकर के असंगठित क्षेत्र में ही फिर। इसलिए बेहतर ये है, सरकार की नीति ये होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ अपनी बात, हम्म। ये कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जिसमें प्रोफेसर फरीदा भी अपना विचार रख सके, कि जरूरी ये है कि भारत सरकार को कौशल, स्किल डेवलपमेंट, प्रशिक्षण देने में की ओर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और हमारी जो निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इंटर्नशिप दें और अप्रेंटिसशिप दें। हम्म। क्योंकि भारत सरकार का 1961 से एक अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम है, उसको क्यों नहीं उसको लागू करते हैं? जी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। जैसे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिर से दोबारा मैं सर के साथ संपूर्ण सहमति होने के बाद मैं अपना पॉइंट रखना चाहूंगा कि पहले ये बात पे मैं ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगा कि जो सर ने कही है कि जैसे शिक्षा की लेवल बढ़ती जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी का जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। ये हमने अपने रिसर्च के आउटकम के बेसिस पे, रिसर्च की जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हम हमारे किताब में भी ये चीज की जिक्र हमने करी है। बेस्ड ऑन सम रिग्रेशन मॉडल्स हमने ये हमें मिली है कि जैसे जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब, हम्म। नौकरी मिलने की जो संभावना है, ये जो जिनका एजुकेशन लेवल कम है उनकी ज्यादा है, क्योंकि वट एवर जो उनके सामने आती है, दे डो नॉट हैव मच प्रेफरेंस, जॉब प्रेफरेंस, कि उनको जो भी जिस टाइप का नौकरी मिल जाती है असंगठित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन टाइम। कि शादी हो गई है, ये मेन ब्रेड विनर बन जाएंगे घर के, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बट जो आप जो बता रहे उच्च हो, ये शिक्षा, फीमेल्स फीमेल्स में भी प्रेजेंट है ये वाला, कि जो कम लेवल ऑफ एजुकेशन है तो फीमेल्स भी एक्सेप्ट करते हैं ये जेंडर में? नहीं, फीमेल की जो पोजीशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है, वेरी ओके। कॉम्प्लेक्स है। वी विल कम बैक टू दिस एंड ओके। आंसर योर क्वेश्चन ऑन फीमेल एलएफपीआर ओके। मे बी
इसके बाद वाले सवाल में हम हम्म। इसका जवाब कर सकते हैं। पहला वाला में मैं ये चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहूंगा जो सर ऑलरेडी बता चुके हैं, बट इस पॉइंट पे कि जो ज्यादा शिक्षित होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है नौकरी मिलने की, वो कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जो जॉब प्रेफरेंस सेट है वो कम हो जाता है। पहला चीज है। और उस क्षेत्र में हमें काम करना पड़ेगा, बोथ सरकार को सरकारी क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, नौकरी उधर सरकारी क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। और हमें ऐसे नीति का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए जिसके वजह से जो निजी क्षेत्र है वहां पे भी ये नौकरियां, ये जो बड़ी लेवल के नौकरियां हैं जो संगठित क्षेत्र में है, जो हैं, जो फॉर्मल जॉब्स हैं, वो सब बढ़ जाए। तो हमारे बुक के जो किताब के जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट्स है, उसके बेसिस पे अगर मैं बोलूंगा, हमें ये मिली है कि जो RF खान की एक मल्टीप्लायर है, जो हमने उसको कैलकुलेट किया है कि इंडिया में, हमारे देश में, भारत में अगर 1% बढ़ता है संगठित के क्षेत्र में नौकरी, सरकारी एंड निजी दोनों मिला के, तो ये टोटल जॉब्स जो है, नॉन फार्म सेक्टर जॉब है, जो गैर कृषि क्षेत्र की जो जॉब है, वो 4% बढ़ सकता है। तो बहुत क्योंकि बड़ी बड़ी इस बात है सर। क्योंकि क्योंकि इसके पीछे क्या है कि अगर ये जो की सेक्टर्स है, जो हाई एंड जॉब्स है, वो अगर बढ़ती है तो इसका एक इम्पैक्ट रहता है ऑन एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड के थ्रू से जो फैक्ट्रियां हैं, जो अदर सर्विसेज हैं, हम्म। उन्होंने भी जॉब, उस उनका डिमांड बढ़ जाती है, सर तो आप फिर उनका। ये एग्जाम्पल थ्रू एक बता सकते हैं कि कैसे ये डिमांड बढ़ेगा, या कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर के में इसमें कैसे बढ़ सकता है, अगर आपके पास कोई ठीक हो है, तो। एक स्पेसिफिक केस के मैं लूंगा। मानो कि सरकारी नौकरी बढ़ गई है, अभी 100 लोगों ने सरकारी नौकरी में ज्वाइन किए, ठीक जिनका है। सैलरी है साला पर मंथ 1 लाख, अराउंड 1 लाख ऑन एन एवरेज। तो हम्म। ये लोग जब सरकारी नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो उनका इमीडिएट सैलरी बढ़ जाता है। इनका तो खान पीन का हम्म। जो तरीका है वो बदल जाता है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाता है। पहले चीज है कि इन्होंने कुछ चीजें डिमांड करना है। तो हम्म। पहले अगर वो कुछ जो उनका फूड बास्केट है उसमें वो फ्रूट्स, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ज्यादा नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन करेंगे। उनका फूड पैटर्न में दे विल डिमांड सर्टेन कैटेगरी ऑफ कमोडिटीज, हम्म। जिसका ये अगर डिमांड करेंगे तो उधर पीछे जाके देयर विल बी ए नॉक ऑन इफेक्ट, एक लिंकेज बनेगी कि वो ज्यादा हाँ। प्रोड्यूस करना चाहेंगे, उधर ज्यादा नौकरी क्रिएट होगी। हम्म। सेकंड कैटेगरी आ जाएगा इनका क्लॉथिंग है, कि ये अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा जूता पहनेंगे, तो ये है उनका कंजम्पशन पैटर्न है। हम्म। तो उससे ये नौकरियां इन सेक्टर में बढ़ेंगी जो कपड़ा बनाने वाला है। देन कपड़ा का प्रेफरेंसेस उनका भी डिफरेंट रहेगा, वो ब्रांडेड खरीदना चाहेंगे तो ब्रांडेड कंपनी में जॉब्स बढ़ेंगी, ब्रांडेड कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। फिर तीसरी चीज आते हैं कि इन्होंने मोटर बाइक का डिमांड करना है, उन्होंने कार की डिमांड करनी है, तो भी मोटर बाइक का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर मोटर बाइक का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसका रिपेयरिंग का भी डिमांड बढ़ेगा, तो रिपेयर वाला भी बढ़ेगा। तो एक ऐसे सीरीज ऑफ डिमांड्स बढ़ेगी अगर एक की सेक्टर में जॉब्स बढ़ती है तो ऐसे करके एक जॉब मल्टीप्लायर क्रिएट होती है देश में, जो कि एक की सेक्टर को अगर हम टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में हमने कुछ स्पेसिफिक हाई एंड जॉब्स हमने क्रिएट किया है, तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट होता है। बट देन क्वेश्चन कम्स कि हमारे इनफॉर्मेलिटी बढ़ जाएंगे हम्म। ऐसे। ये चीजें पहली बात नहीं है, हमारे देश में ये होती आई है जब से हमारे देश सिंस इंडिपेंडेंस में बोलूंगा, ये चीजें होती रहती है कि ये जो हमने जॉब जनरेट करते हैं इनडायरेक्ट वे में जनरेट करते हैं, हमने की सेक्टर में टारगेट करते हैं, तो की सेक्टर की जॉब्स के बाद हमारी जो अदर सेक्टर की जॉब बढ़ती है। बट हमारे प्रश्न ये है कि हमने, जैसे आपने चाइना और इंडिया की कंपैरिजन किए थे, तो आई वांट टू स्ट्रेस मोर ऑन दैट पॉइंट कि हमारे देश भारत एंड चाइना में हम बोलते हैं कि हम, चाइना हमारे कंपटीटर है, बट हमारे हिसाब से, हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स के हिसाब से, कि भारत और चाइना की कोई मुकाबला नहीं है। कि चाइना ने ऐसे
कुछ किया है, मैजिक किया है, जो हम उसको समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मैं भी बोलूंगा ऐसा, ऐसे भाषा में प्रयोग करूंगा, क्योंकि हम उसको समझना चाहते ही नहीं है। क्योंकि हमने बहुत कुछ रिसर्च किया है, एनएसडीसी ने भी किया है सर, और हमने मिलकर ये काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए किया है, कि चाइना ने क्या किया है कि वो जो इंडिया और चाइना भाई भाई थे ड्यूरिंग 70s 80s, इवन अर्ली 90s तक, तो वो सडनली कैसे यूएस के साथ कम्पीट करने लगा है, और हम वहीं के वहीं रह गए। और हम जो बढ़ रहे हैं, धक्के से बढ़ रहे हैं, हमारा देश जो बढ़ रहा है आगे, धक्के से बढ़ रहा है, हम अपने में गियर नहीं डाल पा रहे। उसका पहला रिफॉर्म्स है कि उन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म की उनके देश में। जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे थे हमारे देश में, कि हम सबको लिटरेट कराएंगे, हमारा टारगेट था लिटरेट कराएंगे, सबको स्कूल में लेके आएंगे सारे बच्चों को, उनके देश में तब वो वोकेशनल एजुकेशन फ्री में दे रहे थे, फ्री वोकेशनल एजुकेशन। तो वो वोकेशनली एजुकेटेड जो हो गए हैं, उनको फिर नौकरी कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट इसके बारे में चिंता कर रही थी कि उनको कैसे जॉब मिलेगी। तो इसके लिए हम उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्थापना की, उसका किया कि उनको नौकरी मिल गई, और नौकरी उनको लोकल एरिया में मिले। सो दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट इन विच कि इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक दूसरे में जुड़ गए। हमारे देश में ये तो दिन ब दिन वो दूर ही दूर जा रहे हैं। हम उसकी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे जो है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इंडस्ट्री की बात कही है, हम उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात कही, वो अच्छी बात है। बट हमारे देश में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसका फर्क है चाइना और इंडिया में। चाइनीज ने उनको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया थ्रू सर्टन रिफॉर्म्स मेजर्स। हमारे देश में हमने ये नहीं कर पाए अभी तक, जिसके करके हमारे देश की जो समस्या है, जो हमारी गैर कृषि क्षेत्र की जो नौकरी है, वो जितना हमें चाहिए उसका हिसाब से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। हम ग्रो कर रहे हैं, बट हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना हमारे देश को चाहिए, जितना युवा हमारा लेबर मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास इतना जॉब नहीं है, जिसके करके जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है कंपैरिजन टू दोज हु हैव लो एजुकेशन लेवल। ये हमारा स्थिति ये पहुंची है, बिकॉज हमारे देश में हम अगर टोटली नहीं बोलेंगे, बट पार्शियली, बट टू ए लार्ज एक्सटेंट वी आर फेल्यूर इन दैट, where Chinese have done enough work. And for your information, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चाइना में जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवन फॉर पीएचडी लेवल में, वो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जो यूएस में पढ़ना चाहता है, यूरोप में दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, दे गेट स्पेशल इंसेंटिव, स्कॉलरशिप मैकेनिज्म है। हमारे देश में तो इसका हम अभी सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि हमारे देश में हमारा प्राइमरी एजुकेशन को हमने अभी तक फिक्स नहीं कर पाए हैं। तो ठीक है, इतना कहना। थैंक यू जयती सर। मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आप एसर रिपोर्ट के बारे में पढ़िएगा। एसर रिपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे प्राइमरी एजुकेशन में, और वो आगे चल के हमारे सेकेंडरी और बाकी हायर एजुकेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है। सर, आपने चाइना की बात की तब आपने एमएसएमई का भी जिक्र किया था, और मैं एमएसएमई के ऊपर पूछना चाहता हूँ कि एमएसएमई एक टाइम हमारे देश की रीढ़ थी, आज क्या वो एक बोझ बन चुकी है सरकार के ऊपर? और क्या सारी नीतियों की वजह से, जैसे उनके लिए माइक्रो क्रेडिट सोसाइटीज होना और उनके लिए एक मुद्रा योजना जैसी योजना लाना, कि जिस वजह से वो एक सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बने और उन्हें एक बहुत सारे एमएसएमईज का बूम होना, ये एक टाइम, एक बहुत काल तक था। पर अब हम देख रहे हैं कि एमएसएमई शट डाउन हो रही है हमारे देश में। एमएसएमईज को बहुत सारी सिक्योरिटीज नहीं है। तो क्या एमएसएमईज के, मुझे अगर आप तीन ऐसे पॉइंटेड आंसर्स दे सके तो ज्यादा होगा, तो हम, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन पे भी फिर इसके बाद जा सके, तो अगर जी संतोष सर जी आप देना चाहिए तो। जी, संक्षेप में मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लघु और मध्यम और सूक्ष्म इकाइयां हैं, उन पे आघात
सरकारी नीतियों का बहुत जबरदस्त हुआ है पिछले 8 साल से। तो इन ये आघात के तीन कारक थे। एक सबसे बड़ा कारक तो था नोटबंदी, जो नवंबर 2016 को की गई, जिसके जिस कारण से 86% हमारा जो करेंसी थी, करेंसी इन सर्कुलेशन, 500 और 1000 रुपए के नोट, वो बंद कर दिए गए। और क्योंकि असंगठित क्षेत्र, जिसमें लगभग, मैं जैसे पहले कह रहा था, 85 से 90% लोग हमारे कृषि को मिला ले तो 85 से 90% लोग उस पर निर्भर है। तो अगर वो निर्भरता कैश के इस्तेमाल पर निर्भर हो, मतलब और कैश को ही कोई आप खत्म कर दो, तो आप समझ सकते हैं कि वो छोटी इकाइयों पे कि उसका क्या असर हुआ। दूसरी बहुत बड़ी गलती एक सरकार ने करी थी, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। उसकी आवश्यकता जरूर थी, मगर 6 महीने, नोटबंदी के 6 महीने बाद ही उस जीएसटी को लागू किया, बहुत बिना सुयोनित सुनियोजित ढंग से सोचे हुए, एक प्लान्ड तरीके से उसको उसका उसके लिए 5 रेट्स नहीं लागू करनी चाहिए थी। उसको बहुत जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम 17 टैक्सेस को उसमें जोड़ रहे थे। तो उसके बारे में पहले से बहुत तैयारी की आवश्यकता थी, वो कंप्यूटर सिस्टम्स तैयार नहीं थे, वगैरह वगैरह। इन सब वजहों से, इन दोनों वजहों से, नोटबंदी और जीएसटी के अव्यवस्थित ढंग से लागू करने की वजह से हमारी विकास दर में कमी आई, रोजगार बनने कम हुए, और उसमें सबसे बड़ा आघात एमएसएमईज पे भी हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर वो लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन को भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं लागू किया गया, तो लोग वापस कृषि पर निर्भरता बढ़ी है। तो एक कृषि पर जो निर्भरता वापस बढ़ी, क्योंकि पुनः पलायन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ कोविड के बाद। ये सब बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आप पाते ये हैं कि एमएसएमईज को के पास जो वर्कर हुआ करता था, वो भी वापस गांव लौट गया। तो अब देखिए, दोहरी मार पड़ रही है एमएसएमईज पे। हम्म। एक तो ग्रोथ रेट कम हो गई, तो डिमांड पूरे हमारी अर्थव्यवस्था में जो जिसकी चर्चा प्रोफेसर परीदा कर रहे थे, हम्म। कि जो पूरी खपत है हमारे देश में, एग्रीगेट डिमांड, वो डिमांड कम हो गई, क्योंकि अगर रोजगार कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो काम करने वाले लोग थे, कार्यरत थे एमएसएमईज में, वो वापस चले गए। हम्म। और तीसरी बात ये कि आ, 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 वैसे ही हमारे पास एक पहले से ये मुद्दा था, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, कि कुशल कार्य बल, यानी हम्म। कि स्किल्ड वर्कर हमारे पास, उसकी कमी कमी तो हमेशा रहती। अब ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या नीतियां अपनाई, ये बहुत ही दिक्कत की बात है। बहुत संक्षेप में उसकी चर्चा कर लेता हूँ, फिर प्रोफेसर फरीदा उस पर आगे सर बढ़ेंगे। आपको इसमें सर लेबर लॉज के ऊपर कुछ कहना है एमएसएमईज के नहीं, देखिए, रिलेटेड? लेबर लॉज तो असंगठित क्षेत्र पे वैसे भी लागू नहीं होती है। हाँ, सही बात है। ये बड़ी बात है। इसके बाद मैं इसलिए अभी लेबर लॉ की बात नहीं उठा रहा, क्योंकि वो एक बहुचर्चित विषय जरूर है, मगर हम्म। वो लोग ये भूल जाते हैं कि अधिकतर लेबर लॉज असंगठित क्षेत्र पे लागू ही लागू नहीं नहीं कोई कर होता है। पाता, क्योंकि हम्म। हम तो उस पर नहीं जाते। मोटी बात यह है कि सरकार को बैंकों से नहीं तो एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज पे इस तरीके से निर्भरता बढ़ानी चाहिए थी कि वो लोन्स दें हम्म। एमएसएमईज को। और उसका एक और जरिया हो सकता था कि सिडबी को और मजबूत किया जाए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हम्म। उसकी ब्रांचेस और खोली जाएं। तो यानी कि सिडबी, क्योंकि छोटी ही इकाइयों पर केंद्रित रहता है, बड़े बड़े जो साधारण बैंक होते हैं वो छोटी इकाइयों को
लोन देने में, ऋण देने में बहुत सफल नहीं रहे हैं, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी वो नहीं देते रहे हैं। कि जरूरी ये है कि छोटी इकाइयों को ऋण बढ़ाया जाए। हम्म। छोटी इकाइयों को ऋण कैसे बढ़ाइएगा आप? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को और मजबूत करें और सुदृढ़ करें और उसकी ब्रांचेस बढ़ाएं, और उनके उनके द्वारा एमएसएमईज को लोन दिया जाए, क्योंकि ऋण की सबसे बड़ी कमी होती है। दूसरी बात करने की आवश्यकता ये है कि क्लस्टर डेवलपमेंट, इसी ये जो छोटी इकाइयां हैं, असंगठित क्षेत्र की इकाइयां, हमारे देश में 5,500 ऐसे ज्योग्राफिक क्लस्टर्स हैं। बाद जैसे में अब आता आप हूँ, क्लोज के बाद। जैसे आप मुरादाबाद सोचिए, या फिरोजाबाद सोचिए, यूपी का केवल उदाहरण दे रहा हूँ, हम्म। या आप तमिलनाडु चले जाइए तो तिरुपुर है, जहाँ फिर टेक्सटाइल्स का बड़ा बड़ा भारी क्लस्टर है। हम्म। या पंजाब चले जाइए तो आपका लुधियाना। लुधियाना। जालंधर, लुधियाना वगैरह। हम्म। अच्छा, तो मुद्दा ये है कि इन इस तरीके के 5,500 क्लस्टर्स हैं हमारे हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, और इस प्रकार के आधुनिक उद्योगों में। तो उन पे अगर उनके उनके लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री का, मैं केंद्र सरकार की एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, उस एमएसएमई मिनिस्ट्री से ये गुजारिश करूंगा आपके आपके द्वारा कि देखिए, क्लस्टर डेवलपमेंट पे जो आपका आपने आप व्यय करते हैं वो 1,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है साल में। मगर ये ही इकाइयां ऐसी हैं जो गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करती हैं, और उनका नुकसान हुआ है पिछले 8 सालों में, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। तो जरूरी यह है कि क्लस्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा तवज्जो दे करके इनको ऋण मुहैया करा जाए, और इन्हीं क्लस्टर्स में, इन ज्योग्राफिक क्लस्टर्स में इनको अ, प्रशिक्षण दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो एनएसडीसी इत्यादि के द्वारा। तीसरी बात, उनको मार्केट डेवलपमेंट की सुविधा दी जाए, उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो ये काम अगर सरकार करे तो बड़ा फायदा होगा जी, रोजगार पैदा हो सकता है निजी क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर। सर मैं अगले प्रश्न पे जाना चाहूंगा, और जल्दी सर मैं आपको आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये कंबाइंड प्रश्न मैं कर रहा हूँ क्योंकि समय की पाबंदी भी है हमें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मैं बहुत बार आजकल न्यूज़ में ये पढ़ रहा हूँ कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमारा बहुत कम है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। और इसी के साथ मैं और एक प्रश्न जुड़ रहा हूँ कृषि क्षेत्र का, कि कृषि क्षेत्र में फीमेल एक अनडिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में रहती है, कि उनको बहुत कम लेबर, उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। बहुत ज़्यादा उनके 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 पास एक 6 मंथ सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहती है, और फिर बाद में उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है। तो क्या कृषि कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां हमें दिख रहा है कि फीमेल्स की बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, और बाकी सारे क्षेत्रों में कम होती रह रही है? मेरा मैंने जितना पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के युवाओं को और आज की पीढ़ी को टेक्नो savvy होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नई सारी स्किल सेट्स आ रही है, क्या महिलाओं से वो वंचित हो रही है? और क्या कोई ऐसी सरकार की पॉलिसी है कि महिलाओं को वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन और बढ़ाया जाए? तो ये सर दोनों के लिए है, पर जदीदी सर आप पहले बोलेंगे, फिर सर से पूछ लेंगे। या तो मैं पहले आपका जो है कि एक आपका जो महिला की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसके बारे में दो पॉइंट, क्लैरिफिकेशन पॉइंट दो रखूंगा। कि जैसे अगर हमारा नोबेल laureate जो है गोल्डीन है, उनकी बात हम अगर फॉलो करें, उनका रिसर्च को फॉलो करें, कि उन्होंने क्रॉस कंट्री स्टडी किया है बहुत सारे देशों का, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड नाउ डेज हम बोलते हैं कि लो इनकम कंट्री, मिडिल लो इनकम इनकम। कंट्री ना हाई इनकम का फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन का वो उन्होंने अध्ययन किया है। उनका जो शोध का जो रिजल्ट है, जो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो जो महिलाओं की जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है, वो जो देश लो इनकम होते हैं, कम विकसित होते हैं, उनमें महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा होती है। क्योंकि महिलाओं क्या करते हैं ना, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर काम करती हैं। एग्रीकल्चर में महिला
किस फॉर्म में काम करती हैं? ज्यादातर उनका काम होता है कि सप्लीमेंट्री रोल होता है। दे आर नॉट द की, दे आर नॉट द मेन फार्मर्स। Yeah, दे इधर वो क्या करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या definitely. फिर दे वर्क एज ऑनफेड फैमिली मेंबर। Yes. कि वो काम तो करते हैं घर की खेत में, खेत में, बट उनको उनके लिए कुछ पैसा मिलता नहीं है हम्म। जैसे उनको मिलना चाहिए। कि वो हस्बैंड को सपोर्ट करती है, या उनका भाई को जो है बाप को सपोर्ट करती है, कि यंग लड़की है तो पापा के साथ जाते हैं खेत में, कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, उसके लिए उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्क, उनको हम वर्क करके कंसिडर करते हैं, बट वो है ऑनफेड फैमिली मेंबर करके एक क्लासिफिकेशन है, उस कैटेगरी में उनको डालते हैं। जब कोई देश विकसित होने लगता है कि ये जो फीमेल्स हैं, जो यंग फीमेल हैं, जो पापा के साथ अपने हस्बैंड के साथ वो काम करते हैं, तो ये फीमेल क्या करते हैं, एजुकेशन में, शिक्षा क्षेत्र में आते हैं, तो एजुकेशन में पार्टिसिपेशन करना हुआ मिलता है। हमारे देश में ये हुई थी कि जो अब 10 साल 20 साल पहले की अगर बात करें, तो फीमेल अभी भी कंटिन्यू है कि फीमेल्स क्या है, एजुकेशन में आ जाती हैं, तो उनका क्या होती है, एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे थे उनका परसेंटेज शेयर, उनका नंबर से डिक्लाइन हो जाता है। बट एक 10-20 साल के बाद फिर क्या होती है, जब देश प्रोग्रेस तो करता जाता है, जब देश प्रोग्रेस करता जाता है, तो इनके लिए क्या होता है, एक थर्ड सेक्टर डेवलपमेंट होता है, जो गैर कृषि क्षेत्र में पर्टिकुलरली सर्विसेज हैं, या हम्म। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जहाँ पे फीमेल स्पेसिफिक जॉब्स अवेलेबल होते हैं, तो फीमेल्स उधर जाती हैं। तो जब फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट जब डिक्लाइन होता है एक फेज में, इट डिक्लाइंस बिकॉज वो एजुकेशन में जाती हैं, ओके। तो ऐसे क्या होता है, वो कम हो जाती है, जो बीच का जो फेज है वहां पे फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। जब देश फिर आगे बढ़ती है विकास के रास्ते में, तो फिर फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, बट कहाँ से, एग्रीकल्चर से जो काम कर रहे होते पहले, ये अभी गैर एग्रीकल्चर में काम करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर में काम करते हैं। बट हम्म। हमारे देश में क्या स्थिति ये से क्लियर हुआ कि हमारे देश में जब फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन ज्यादा था, वो एग्रीकल्चर में था। अब जब वो कम हुई, एजुकेशन के करके ज्यादातर कम हुई, एंड उसके साथ एक और भी फैक्टर होता है जो फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कम कराता है, वो है हाउस होल्ड इनकम। जब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो कई वुमेन है, बिकॉज ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट, हम इसको बोलते हैं कि हमारे समाज समाज में ये व्यवस्था है कि भाई, अगर मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो हमारे घर की महिलाएं हैं वो लो स्किल जॉब में काम ना करे, वो हमारा एक इज्जत का सवाल होता है। तो इसका करके फीमेल विड्रॉ करते हैं एग्रीकल्चर में। अगर बेटा नौकरी कर गया, तो मम्मी और जो वाइफ है उनको काम नहीं करना पड़ता है लो स्किल ऑक्यूपेशन। बट जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है इन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने लो इनकम इकोनॉमी से हम लो मिडिल इनकम फेज में आ गए, हमारा फीमेल महिलाओं की जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है वो कम होता गया, जो कि अकॉर्डिंग टू गोल्डिन गोल्डिन के हिसाब से ये सही है, और हम उसके साथ सहमत हैं। बट जब हमारे देश में फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए थी, तब क्या हुआ हमारे देश में, ये कोविड एंड पोस्ट कोविड फेज में जो संतोष सर बोल रहे थे, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि हमारे देश में एक रिवर्स कॉजालिटी हुआ, एक रिवर्स स्ट्रक्चरल चेंज का एक रिवर्सल हुआ, कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा था, लोग एग्रीकल्चर छोड़ के नॉन एग्रीकल्चर की जॉब के लिए जा रहे थे, देश विकास के रास्ते में था। तो विकास के रास्ते में हमारा ग्रोथ की कमी नहीं हुई, ऑल्दो ग्रोथ रेट हैज कम डाउन लिटिल बिट, बट ग्रोथ के रास्ते में हम जा रहे हैं। बट हमारे देश में ऐसा स्थिति पैदा हो गया नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड पीरियड में, कि पोस्ट कोविड का रिकवरी फेज में हमारे जो महिलाएं हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में, जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे, वो एग्रीकल्चर में वापस आए थे। वो एग्रीकल्चर में जब पुरुषों ने जब एग्रीकल्चर में काम करना शुरू किया गाँव में, तो फिर क्या हुआ, महिला भी उनके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए। तो फिर महिलाओं का जो रोल इन एग्रीकल्चर, वो
दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, उनका ज्यादातर महिलाएं हैं क्या कर रहे हैं ना, अनपेड हाउस होल्ड मेंबर करके काम कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर स्थिति है जिसको हम एड्रेस करना चाहिए। इसको एड्रेस करने के लिए हमें रूरल क्षेत्र जो है वहां पे महिलाओं का रोजगार की हमने मेजर्स लेना पड़ेगा हमें, कि जो एग्रीकल्चर से आके नॉन एग्रीकल्चर में कैसे उनको रखा जा सकता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर संतोष सर, आपके कुछ फाइनल थॉट्स, जो मैंने कृषि पे पूछा था कि कैसे कृषि क्षेत्र में जो चेंजेस आ रहे हैं और उसकी क्या एक अंडरस्टैंडिंग होगी अगले 10-15 साल। सर अभी हमने महाराष्ट्र में देखा कि इतनी बड़ी बाढ़ आई, इतनी ज्यादा क्लाइमेट क्लाइमेट सेंट्रिक एग्रीकल्चर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगले 15-20 साल में जो रोजगार की स्थिति होगी एग्रीकल्चर की, क्या शायद वो भी चेंज होगी? और क्या हमें कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए उस सब के लिए? अगर आप कुछ फाइनल थॉट्स कहना चाहेंगे। जी। जी तो आशीष देखिए, बहुत जल्दी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें खेती पे निर्भरता, चाहे वो महिलाएं हों जिसकी प्रोफेसर फरीदा बात कर रहे थे, या आदमी हो जिसके बारे में भी मैंने भी और हम दोनों ने बात करी, वो निर्भरता हमें कम करनी ही है, करनी है, करनी है, कोई दो राय नहीं है। इसलिए गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सही नीतियों की चर्चा कुछ हम लोग कर चुके हैं। और एक और बात कह दूं मैं चलते चलते कि एक औद्योगिक नीति की, एक समावेशी औद्योगिक नीति की, जिसमें इंडस्ट्री में जॉब्स और बढ़े, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारे जो यंग वर्कर्स हैं वो अधिकतर सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। उसके अतिरिक्त आपको अगर गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करना है, आपको स्वास्थ्य में पैदा करना है, सरकार को खर्च बढ़ाना होगा, शिक्षा पे बढ़ाना होगा, और शिक्षा में भी रोजगार पैदा हो सकता है। मगर अब आपकी कृषि के क्षेत्र के सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, बहुत जरूरी ये है कि कृषि की उत्पादकता बढ़े। हमारी दिक्कत आज की तारीख में दो तीन किस्म की है कृषि को लेकर के। एक दिक्कत ये है, जिसकी चर्चा हम काफी कर चुके हैं, कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ रहा तो लोग कृषि में वापस चले गए, तो संख्या वहां बढ़ गई है, इसलिए वेतन दर कम हो गई। तो उसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं। मगर दूसरी बात यह है कि ये बाढ़ और सूखा, ये जो क्रमशः बाढ़ और सूखा आता चला जाता है अलग अलग मौसम में, इसका हमको समावेशी विकास में एक योजनाबद्ध तरीके से हमको इसके बारे में सोचना है। क्योंकि हो ये रहा है कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्माहट बढ़ रही है, तापमान में गर्माहट बढ़ रही है, और दूसरी ओर हम पाते ये हैं कि बड़ा मौसम इराटिक हो गया है, यानी कि उसमें परिवर्तन बड़ा आया है। बरसात होगी तो बहुत ज्यादा बरसात हो जाएगी, एक दो दिन के अंदर ही ढेरों बरसात हो जाएगी, और फिर 15 दिन बरसात बिल्कुल नहीं होगी, या महीना भर बिल्कुल बरसात नहीं होगी। तो इन सब स्थितियों से जूझने के लिए बहुत जरूरी है कि जिन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया, कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत हुआ है, तो इसलिए वाटर रिक्लेमेशन और वाटरशेड डेवलपमेंट पे दोबारा तवज्जो देने की जरूरत है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, और ये जो बिजली मुफ्त में खेती के लिए दी जाती है उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके अलावा ये भी करना पड़ेगा कि वाटरशेड डेवलपमेंट हो, जिसमें रेन वाटर का हार्वेस्टिंग हो, हर गांव में हो, हर खेत में हो, और हर 500 एकड़ के इलाके में, अगर पहाड़ी थोड़ा सा इलाका है तो उसमें वाटरशेड डेवलपमेंट हो सकता है, जो जिसके कार्यक्रम सरकार को बनाने होंगे। और फ्लड कंट्रोल के बारे में आपको इस तरीके से सोचना होगा कि कृषि की उत्पादकता भी बढ़े, और जो जो जैसे बांध बनाने की बात है। अब कैसे आप रोक सकते हैंगे बहुत बाढ़ जो बार बार आती है? आप बड़े बड़े बांध न बनाएं,
जैसे पहाड़ों में बड़े बड़े बांध बनते हैं तो उससे बड़ा पर्यावरण पे नकारात्मक असर होता है, बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो जरूरी है कि आप छोटे छोटे बांध बनाएं जिससे आपको पानी की का संरक्षण भी कर सके, मतलब वाटर को आप कंजर्व भी कर सकें और धीमे धीमे उसको छोड़ा जा सके। तो 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 ये सब काम आपको करना होगा। और मनरेगा में खास तौर से, मनरेगा का जो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मनरेगा में खास तौर से इन कामों पे और तवज्जो देनी होगी। हम्म। पहली चीज फ्लड कंट्रोल, और दूसरा ड्राउट प्रोनिंग, ड्राउट ड्राउट प्रूफिंग, सॉरी ड्राउट हम्म। प्रूफिंग। तो मतलब संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मोटी बात यह है, जो हमारी और रोजगार से बात जोड़ते हुए मैं ये आखिरी बात ये कहूंगा आशीष की, देखिए कृषि की अगर उत्पादकता हम बढ़ा पाएंगे तो उससे फायदा ये होगा कि कृषि में जो रोजगार है और जो काम है उसमें आमदनी बढ़ेगी। हम्म। हमें कृषि की आमदनी बढ़ाने की के जरिए सोचने हैं। और वहां पर ऋण ऋण जहां पर दिया जा सकता है ऐसे अच्छे कामों को, क्लाइमेट चेंज और उस सब के बाबत, इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर आमदनी बढ़ जाती है तो उसका असर ये होगा कि जैसे प्रोफेसर परिदा बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि एक एग्रीगेट डिमांड में हम बढ़ोतरी चाहते हैं, वो तभी होगी जब जो कृषि पर आधारित जनता है उनकी आमदनी बढ़े। तो वो सिर्फ उनकी खपत सिर्फ गेहूं चावल और तिलहन और उस पे नहीं होगी, हम्म। दालों पे नहीं खर्चा होगा, वो खर्च करेंगे जूतों पे, कपड़ों पे, इत्यादि इत्यादि। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर मैं एक आखिरी बस एक थॉट पूछना चाहता हूँ कि जब अगले 25 साल 30 साल हम देखते हैं हमारे भारत को आगे बढ़ते हुए, तो उसमें रोजगार किस तरह बढ़ना चाहिए और किस तरह आप खुद देखते हैं कि हमारे भारत की बढ़ोतरी कैसे होगी रोजगार के बढ़ने से। तो आपका अगर कुछ एक फाइनल थॉट हो कि एक बीस प्रोफेसर वर्ष परिदा को, या प्रोफेसर परिदा जी। या जैसे कि बहुत सही किए, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप बोल रहे हैं कि हमारा जो देश में अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सपना देखा है, हम उनका सपने के साथ 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 में हैं कि हमारे देश को विकसित बनाना है बाय 2047। अगर इस विकसित बनाना है, हमारे देश को हाई इनकम इकोनॉमी बनाना है, वो एक ड्रीम है। हमें पता है कि व्हेन वी डू रिसर्च, हमें पता है कि हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो कितना होना चाहिए। ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज हमें 10% से ज़्यादा ग्रोथ रेट चाहिए टू बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2050। बट अगर हम हाई इनकम बन ही नहीं सकते हैं, अगर एक हायर मिडिल इनकम इकोनॉमी बनने के लिए हमें सस्टेन्ड ग्रोथ रेट चाहिए। टू टू गेट दैट सस्टेन्ड ग्रोथ रेट, हमें ये युवा जो है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, एजुकेटेड एंड लेस एजुकेटेड हैं, इन सबको नौकरी देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देश की जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाना जरूरी है। हमें लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल के हम नॉन एग्रीकल्चर में उनको जॉब्स देना चाहिए। ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट होगा ग्रोथ के ऊपर पॉजिटिव है। और टू गेट हायर ग्रोथ और सस्टेन इट, जैसे हमने पहले बात करी कि एग्रीगेट डिमांड के कैसे बढ़ा जाएगा, उसके ऊपर हमें रिसर्च करना चाहिए। इस हमारे किताब की अगर हम बात करते हैं कि हमारा किताब का जो निष्कर्ष है, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हमारा युवाओं को हम जॉब देना चाहिए नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड फीमेल जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है, ये इटसेल्फ ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर हम हमारे किताब की अगर जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे अगर हम बोले, अगर फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन जो है अनफिल्ड फैमिली लेबर को छोड़ के, जो फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है उसको अगर हम 10% बढ़ा देते हैं तो ग्रोथ रेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहेगा 1.3%।
दैट मीन्स ग्रोथ रेट हमारा 6.5% से अगर हम 8% करना चाहते हैं तो हमें 10% फीमेल एलएफपीआर बढ़ाना चाहिए। तो दैट एलोन इटसेल्फ इज अ फैक्टर, इज अ ट्रिगरिंग फैक्टर। तो फीमेल एलएफपीआर पर से, बट इन जनरल यूथ एम्प्लॉयमेंट is going to play a crucial role in driving economic growth in India. And if at all we want to achieve the विकसित भारत का ऑब्जेक्टिव है, तो हमें नौकरी एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा उसी पे ध्यान देना चाहिए। हमें इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे सर ने कही है, क्लस्टरिंग है, हमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करनी चाहिए। हमें हमारे जो एमएसएमई सर बता रहे थे, मैं इसमें एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि हमारा एमएसएमई जो है, ऐसे तो मिडिल तो हमारे देश में मिसिंग है कंप्लीटली, हमारा माइक्रो इधर है और लार्ज है। जो मिडिल फेज में आना चाहते हैं, दे आर गोइंग टू फेस कंपटीशन एंड द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। सो उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है, टू अचीव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, and promotion of medium sector industry, maybe for 15 to 20 years down the road. Then they will automatically become larger firms and they will be globally competitive. So with this, I think I will conclude my thing. And संतोष सर, आपके कुछ आखिरी थॉट्स? नहीं नहीं, कोई जरूरत हाँ, नहीं है। ठीक है। बिल्कुल प्रोफेसर परिदा से मैं सहमत हूँ। और आई विल, मैं जैसे एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सारे श्रोताओं का द ट्रिस्ट को सुनने के लिए। द ट्रिस्ट पे ऐसे ही रोमांचक और बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर चर्चाएं होने वाली है, तो द ट्रिस्ट से जुड़े रहिए। मैं दोनों ही पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, संतोष मल्होत्रा सर और जजती सर का, कि वो आए और उन्होंने समय दिया।